हेलो दोस्तों। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं जब सुबह उठा, मेरा इनबॉक्स, मेरा व्हाट्सएप और साथ ही साथ जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स थे वो बहुत सारी विशेष से भरे हुए थे। तो उन विशेष के लिए थैंक यू सो मच। और आप लोग हमेशा खुश रहें, मेरी हमेशा ये दुआएं हैं। और मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों की किसी भी तरीके से मैं हेल्प कर सकूं आपकी पढ़ाई में, आपकी जिंदगी में। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो आज जनरल साइंस की क्विज हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसमें मैंने 12 क्वेश्चंस रखे हैं। इस क्विज को मैंने सिंपल रखने की पूरी कोशिश की है। तो बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन इसमें मैंने नहीं पूछे हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं वो यूपीएससी स्टैंडर्ड के हैं और यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अच्छे से इस टेस्ट को लीजिएगा और मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज अ स्टेरॉइड, यानी कौन सा हार्मोन है जो स्टेरॉइड होता है? एस्ट्रोजन, ग्लूकागॉन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन। जल्दी बताएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन एक स्टेरॉइड हार्मोन है। तो जरा इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, स्टेरॉइड हार्मोन जो हैं वो एग्जैक्टली कोलेस्ट्रॉल और लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल से बनते हैं, यानी इनका निर्माण जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल और लिपिड यानी फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल से, अणुओं से होता है। अब ये स्टेरॉइड हार्मोन जो होते हैं वो 3 इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं, यानी 3 अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं। पहली जो ग्लैंड है वो है टेस्टिस यानी वृषण, जो कि टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन को प्रोड्यूस करती है, ये स्टेरॉइड हार्मोन है। दूसरी है ओवरीज यानी अंडाशय, जो कि एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करती है, ये भी स्टेरॉइड हार्मोन है। और तीसरी जो ग्लैंड है एड्रिनल कॉर्टेक्स, यानी किडनी के ऊपर पाई जाने वाली ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड होती है, और उस एड्रिनल ग्लैंड से भी स्टेरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, और वो स्टेरॉइड हार्मोन कॉर्टिसोल होते हैं और एल्डोस्टेरोन हार्मोन होते हैं। तो इन 3 ग्रंथियों से ये स्टेरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। इसे याद रखिएगा, आगे एग्जाम में आपके काम आएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज यूज्ड इन मेकिंग बेबी फूड्स, यानी कौन सा एंजाइम इसके अंदर बेबी फूड, जो आप लोगों के घरों में देखा होगा आपने, बच्चों के लिए स्पेशल फूड आता है, उसमें उनका उस एंजाइम का उपयोग किया जाता है, उसको बनाने में उस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? एमाइलेज, रेनिन, ट्रिप्सिन या नन ऑफ द अबव? जल्दी बताएं। तो इसका आंसर है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एक प्रोटीएज एंजाइम होता है, यानी कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम होता है, और ये बेबी फूड में इस वजह से जोड़ा जाता है, यानी उसके अंदर मिलाया जाता है, जिससे कि आसानी से प्रोटीन का ब्रेक डाउन हो सके। क्योंकि बच्चों की जो आंतें होती हैं, बच्चों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बहुत ही वीक होता है, वो प्रोटीन का ब्रेक डाउन आसानी से नहीं कर पाता। तो इसके लिए ट्रिप्सिन उसके अंदर मिलाया जाता है, जिससे कि आसानी से वो प्रोटीन का ब्रेक डाउन हो सके और बच्चों को वो बेबी फूड डाइजेस्ट हो सके। थर्ड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्लाज्मोनिक्स। प्लाज्मोनिक्स टर्म है, इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ये है क्या? इट इज अ केमिकल एनालिसिस ऑफ ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा की केमिकल एनालिसिस। इट इज स्टडी ऑफ साउंड इन प्लाज्मोनिक मीडियम, प्लाज्मोनिक मीडियम में साउंड का अध्ययन। और इट डील्स विथ प्रोपोगेशन, मैनिपुलेशन एंड लोकलाइजेशन ऑफ लाइट एट द नैनो स्केल। नैनो स्केल पर प्रोपोगेशन यानी कि लाइट का फैलाव, साथ ही साथ मैनिपुलेशन यानी कि बदलाव, और लोकलाइजेशन यानी किसी एक पर्टिकुलर लोकल जगह पर सेंट्रलाइज करने का एक तरीका है प्लाज्मोनिक्स। तीसरा चौथा ऑप्शन है, इट इज द स्टडी ऑफ गैसियस प्लाज्मा इन स्पेस। तो स्पेस के अंदर गैसियस प्लाज्मा का अध्ययन प्लाज्मोनिक्स कहलाता है। अच्छे से समझ लीजिए और फिर इसका आंसर करिए जल्दी। तो इसका सही आंसर है, इट डील्स विथ प्रोपोगेशन, मैनिपुलेशन एंड लोकलाइजेशन ऑफ लाइट एट द नैनो स्केल। प्लाज्मोनिक्स एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ब्रांच है जो कि नैनो स्केल पर लाइट के प्रोपोगेशन, मैनिपुलेशन और लोकलाइजेशन पर फोकस करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
चौथा क्वेश्चन है स्पाइनल कॉर्ड, आपने सुना होगा मेरी रज्जू जिसे हिंदी में बोलते हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, कि ब्रेन के किस भाग से निकलती है? सेरेबेलम, मेडुला, पॉन्स, सेरेब्रम। जल्दी से आंसर कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है मेडुला। चलिए थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। मेडुला जो है वो स्पाइनल कॉर्ड वहीं से ओरिजिनेट होती है, मेडुला से। मेडुला बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन का, और मेडुला जो है वो आपके वेरियस इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट यानी कि आंतों की जो क्रमाकुंचन गति होती है उसको कंट्रोल करता है। और ये रिफ्लेक्स और ये कंट्रोलिंग सेंटर है रिफ्लेक्सेस का। रिफ्लेक्सेस जो भी आपके बॉडी में रिफ्लेक्सेस आते हैं उनका कंट्रोलिंग सेंटर माना जाता है। स्वॉलिंग में, कफिंग और स्नीजिंग के वक्त में, सीक्रेशन ऑफ सलाइवा एंड वॉमिटिंग, इन सब में मेडुला ऑब्लांगाटा का बहुत बड़ा रोल होता है। और मैं आपको एक बात और भी बता दूं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात बता दूं, कि जब किसी इंसान को फांसी दी जाती है तो उस फांसी के वक्त में जब गले में रस्सी बांधी जाती है तो बहुत ही तेजी से गले की रस्सी जब खिंचती है तो गले की हड्डी जाकर इस मेडुला ऑब्लांगेटा को ही रप्चर कर देती है, और यही कारण होता है कि उसकी तुरंत हार्ट बीट और ब्रीदिंग और ब्लड प्रेशर वगैरह सब रुक जाते हैं और उसकी मौत हो जाती है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग रेडियो फ्रीक्वेंसी आर यूज अराउंड द वर्ल्ड इन एयर नेविगेशनल सिस्टम, यानी जब हवाई जहाज उड़ान भरते हैं तो अपने नेविगेशन के लिए, अपना रास्ता तलाशने के लिए किस फ्रीक्वेंसी का उपयोग करते हैं? वेरी लो फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, टेट्राहर्ट्ज रेडिएशन, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। जल्दी आंसर करें। तो इसका आंसर होगा वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, यानी बी आंसर इसका सही है। तो चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, इसे ओमनी डायरेक्शनल रेडियो रेंज कहते हैं। याद रखिएगा, ओमनी डायरेक्शनल रेडियो रेंज कहते हैं। और ये एक शॉर्ट रेंज रेडियो नेविगेशन सिस्टम के लिए यूज किया जाता है, एयरक्राफ्ट को गाइड करने के लिए। और एक फिक्स्ड ग्राउंड रेडियो बीकन से इसको भेजा जाता है और इसको रिसीव किया जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि एटीसी टावर होते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर टावर्स होते हैं, वहीं से इन रेडियो फ्रीक्वेंसीज को भेजा जाता है और रिसीव किया जाता है। और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है 108 टू 117.95 मेगाहर्ट्ज के करीब होती है। चलिए छठे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण इज द प्रोसेस, प्रक्रिया है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या मेटाबॉलिक प्रोसेस है? जल्दी से बताएं। तो इसका आंसर है एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक यानी इसको हिंदी में उपचय की अभिक्रिया बोलते हैं। हमेशा याद रखें कि जब दो छोटे मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ वाटर मिलकर C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज जैसा बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को, ये अभिक्रिया जो है वो एनाबॉलिक प्रोसेस है, यानी उपचय की अभिक्रिया है। और यही अगर उल्टा हो जाए, यानी कि एक बड़ा मॉलिक्यूल टूटकर दो छोटे मॉलिक्यूल में बदल जाए, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं, यानी अपचय की अभिक्रिया कहते हैं। तो अपचय के, जैसे कि हमारे रेस्पिरेशन है यानी श्वसन की जो अभिक्रिया है जिसमें ग्लूकोज टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बदलता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग अपचय की अभिक्रिया बोलते हैं। और एनाबॉलिक प्रोसेस और कैटाबॉलिक प्रोसेस जब आपस में मिल जाती हैं तो इसे ही मिलाकर मेटाबॉलिक प्रोसेस यानी उपापचय की अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सातवां क्वेश्चन, विथ रिस्पेक्ट टू द मेजरमेंट ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ जी आर फाउंड एट डिफरेंट डेप्थ, एल्टीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड। यानी जो वो जी का जो मान होता है वो डेप्थ, एल्टीट्यूड, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से
बदलता है, किस किस के हिसाब से बदलता है? सिर्फ डेप्थ और एल्टीट्यूड के हिसाब से, 1 2 3 यानी डेप्थ एल्टीट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से बदलता है, या डेप्थ एल्टीट्यूड लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से बदलता है, और चौथा ऑप्शन है कि चारों के हिसाब से, यानी जल्दी से आंसर करें। तो इसका आंसर है डी, यानी 1 2 3 4, यानी कि जी का मान एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी स्मॉल जी का जो मान है वो डेप्थ एल्टीट्यूड लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड चारों के हिसाब से बदल जाता है क्योंकि जो अर्थ है वो पूरी तरीके से स्फेरिकल नहीं है और अर्थ की डेंसिटी अलग अलग जगह पर अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो द साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, यानी नॉइज पॉल्यूशन जो ध्वनि प्रदूषण होता है, उस ध्वनि प्रदूषण से मानसिक स्तर के कौन कौन से बदलाव देखे जा सकते हैं? कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है, डाइजेस्टिव स्पैज्म यानी पेट में दर्द हो सकता है, डायलेशन ऑफ प्यूपिल ऑफ द आई, यानी कि जो पुतली है आंखों की वो डायलेट हो जाती है, यानी वो चौड़ी हो जाती है। जल्दी बताएं। तो इसका जो आंसर है वो चारों है, यानी हर तरीके के चेंजेस देखे जाते हैं नॉइज पॉल्यूशन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज सेफ एंड इफेक्टिव एक्सटिंग्विशर फॉर ऑल कन्फाइंड फायर्स, यानी किसी अगर बंद कमरे में आग लग जाए तो सबसे बेहतर जो आग को बुझाने वाला मटेरियल कौन सा होगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, जल्दी बताएं। तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे बेहतर एक्सटिंग्विशर है जब कहीं पर बंद कमरे में या बंद जगह पे आग लगी हो। ये करता क्या है कि वहां की जो ऑक्सीजन है उसे रिप्लेस कर देता है, यानी कि ऑक्सीजन को वहां से हटाने का काम करता है, जिससे कि आग फैलती नहीं है। और दूसरा ये ठंडा होता है जिसकी वजह से वहां पर कूलिंग इफेक्ट डेवलप होता है, जिससे आग वहां आसानी से बुझ जाती है। 10वां क्वेश्चन है, इन द होस्ट सेल रेप्लिकेशन ऑफ आरएनए वायरस टुक प्लेस इन, यानी होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेशन ऑफ आरएनए वायरस, रेप्लिकेशन को हिंदी में बोलते हैं प्रतिकृति बनाना, अपनी कॉपी बनाना। तो रेप्लिकेशन ऑफ आरएनए वायरस कहां पर होता है? एक कोशिका के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा गया है न्यूक्लियस के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर या सेंट्रियोल के अंदर, बताएं। इसका आंसर है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो आरएनए वायरस होते हैं वो अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, अपनी प्रतिकृति बनाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। समझ लेते हैं कि जितने भी आरएनए वायरस होते हैं, देखिए दो तरीके के वायरसेस होते हैं, एक आरएनए वायरस होता है और एक डीएनए वायरस होता है। तो जितने भी आरएनए वायरस होते हैं एक्सेप्ट इन्फ्लुएंजा वायरस को छोड़कर सारे के सारे जो रेप्लिकेट करते हैं, अपनी जो प्रतिकृति बनाते हैं, वो साइटोप्लाज्म के अंदर बनाते हैं। जबकि जितने भी डीएनए वायरस होते हैं जिनके अंदर डीएनए मीन जेनेटिक मटेरियल होता है, ये अपनी प्रतिकृति जो है वो न्यूक्लियस के अंदर यानी केंद्रक के अंदर बनाते हैं। तो आपको पता होगा कि कोरोना जो है वो किस तरीके का वायरस है, कोरोना भी आरएनए वायरस है। तो ये अपनी प्रतिकृति सेल के साइटोप्लाज्म में बनाता है, यानी रेप्लिकेट वहां पर करता है। 11वां क्वेश्चन, विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू स्क्वीज वाटर फ्रॉम द सोक्ड क्लॉथ इन द वॉशिंग मशीन, यानी जब आप कपड़े को धुलकर वॉशिंग मशीन में सुखाते हैं तो वहां पर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, या साइंस का कौन सा लॉ यूज होता है? इवेपोरेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं वाष्पीकरण, डिकैंटेशन का मतलब होता है निस्तारण, सेंट्रीफ्यूगेशन या फिर केंद्र प्रसारण, और सेडिमेंटेशन यानी कि अवसादन। जल्दी बताएं।
इसका आंसर है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज होता है आप जब कभी भी अपने वॉशिंग मशीन में अपने कपड़े को सुखाते हैं, धुलते नहीं सुखाते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज होता है उसको सुखाने के लिए। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। नेम द फर्स्ट एंजाइम दैट मिक्स विद फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी आपके भोजन के पाचन में सबसे पहला एंजाइम आपके भोजन से कौन सा मिक्स होता है, कौन पाचन आपके भोजन का स्टार्ट करता है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज या नन ऑफ द अबव। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी बताएं। तो ये है आंसर एमाइलेज। एमाइलेज आपको पता है कि ओरल कैविटी के अंदर यानी मुख गुहा के अंदर जैसे ही आप खाना लेकर जाते हैं वैसे ही सेलेवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है, वो आपके फूड से मिक्स हो जाता है, जिसे हम लोग टाइलिन के नाम से भी जानते हैं। तो ये टाइलिन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट कर देता है आपकी ओरल कैविटी यानी मुख गुहा के अंदर। तो होप आप लोगों ने इस क्विज को काफी एंजॉय किया होगा। अगर इसमें आपके 6 क्वेश्चन या उससे भी कम हैं सही, तो इसका मतलब यह है कि अभी आपको और भी मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप इसमें 6 से 9 के करीब अगर क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो ठीक ठाक आपकी पढ़ाई है, यानी आपकी जनरल साइंस ठीक ठाक है। और अगर 9 से 12 के करीब क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यानी 10, 11, 12 अगर क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपका जनरल साइंस काफी अच्छे से तैयार है। होप कि मेरी ये कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। तो चलिए फिर आगे नेक्स्ट क्विज में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू।